अखिलेश यादव एक बड़े विकल्प के रूप में दिखते हैं, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो ओबीसी समाज हो, चाहे वो माइनॉरिटी हो, सभी उनको चुनना। अच्छा, बात करेंगे यूपी में जो बीजेपी है और बीजेपी की जो जिलाध्यक्षों की नई सूची आई है उसको लेकर के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसमें देखा गया है तो मात्र 25 ओबीसी हैं, 6 दलित हैं और जो सवर्ण जाति है वो लगभग 39 है। और भी तमाम मुद्दे हैं। संजय निषाद का जो बयान आया है कि मैं ऐसे ही यहाँ पर इस लेवल तक, इस मंत्री के ओहदे तक नहीं पहुंचा हूं, मैंने 7 दरोगाओं के हाथ पैर तोड़ करके यहाँ पर पहुंचा हूं। और भी बहुत सारे सवाल, उन्हीं सवालों पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ इस समय डॉक्टर संदीप यादव मौजूद हैं, डीयू के प्रोफेसर हैं। इनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे कि इन सभी मुद्दों पर उनकी राय क्या है। सर, स्वागत है आपका। नमस्ते आनंद। ये जो आपका सवाल है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों की हितैषी नहीं है, वो उनका भला नहीं चाहती है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम तरह से सत्ता की संरचना पर कब्जा कर लिया है और उसके द्वारा वो सत्ता पर काबिज रहना चाहती है। और ये उसकी हकीकत है कि जो 10% अपर कास्ट आबादी है, हालांकि उत्तर प्रदेश में कोई जातिगत जनगणना नहीं हुई है। भारत में सबसे पहले अंग्रेजों ने जनगणना की 1872 में और उसके बाद फिर 1881 में की, फिर उसके बाद हर 10 साल पे करते रहे और 1931 तक किया तो उन्होंने 1941 तक, लेकिन आंकड़े हम 1931 का लेते हैं। अब करीब करीब 2031 में 100 साल हो जाएंगे, 90 साल हो चुके हैं और भारत जो है वो जातिगत जनगणना नहीं कर पाया। तो उत्तर प्रदेश में नहीं मालूम है कि उच्च जातियों की आबादी कितनी है। हर कोई अपने हिसाब से बढ़ा चढ़ा के आंकड़ों को देता रहता है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये जो उच्च जातियां हैं वो 10%, अगर मुसलमान उच्च जातियों को निकाल दिया जाए तो 10-12% है। बहुत सारे लोग 17% कहते हैं यूपी में, लेकिन वो इतनी भी नहीं है। तो अब जो 85% जनता है वो पिछड़ी जाति की है और अनुसूचित जाति की है। और उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति बहुत कम है, 1% है। तो ऐसी स्थिति में आपने आधा से ज़्यादा, आधा करीब करीब आपने उच्च जाति के लोगों को बनाया है और आप कहते हो कि हम सामाजिक न्याय करते हैं, हम सारी जातियों के हितैषी हैं। तो ये एक पूरी तरह से ढोंग है, झूठ है और इससे साफ साफ पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो सवर्णवादी चरित्र है और वो हर हाल में अपना वर्चस्व चाहती है और इसके लिए वो काम कर रही है। पिछड़ी जाति के लोग 25 लोगों को उन्होंने बनाया है, 6 दलित हैं। अब स्थिति ये है कि ये वोट तो पिछड़े और दलितों का लेते हैं, लेकिन सत्ता पर इनके कब्जा जो है वो इन्हीं का होता है। अब आप देख लीजिए कि आप किसी भी 9 महिला कुलपतियों की एक लिस्ट घूम रही थी, उसमें एक भी ओबीसी और दलित नहीं है। शायद एक आध दलित हो सकती हैं, लेकिन कई लोग बता रहे थे कि वो एक भी गैर सवर्ण नहीं है। लेकिन टाइटल से स्पष्ट था। वैसे ही जिस तरह से उत्तर प्रदेश में तमाम जो रिजल्ट आ रहे हैं परीक्षाओं के, उसमें आरोप लग रहे हैं। एक तो पेपर कैंसिल होते हैं। यूपी बोर्ड में कभी परीक्षा का पेपर जो है वो कभी लीक नहीं होता था, लेकिन अभी एक नई परंपरा चल पड़ी है कि 8 राज्यों के में करीब करीब पेपर लीक हुए हैं। और ये जो अभी पुलिस भर्ती का परिणाम आया है उसमें पांडे टाइटल वाले लड़के जो है ओबीसी कैटेगरी में शामिल हुए हैं। सरकार की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, या तो वो लड़का ओबीसी है जो कि बहुत दूर का एक चांस दिखता है, या तो फिर उस लिस्ट गलती है, लेकिन उस लिस्ट के बारे में कोई स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से नहीं आया। तो जो आपका सवाल था, बेसिकली बीजेपी बस सिंबॉलिक, प्रतीकात्मक एक रिप्रेजेंटेशन देके उनका हिस्सा लपेटना चाहती है। उसने शोर किया कि अखिलेश यादव के शासन में यादवों को ज़्यादा लाभ मिला, मायावती के शासन में जाटों को मिला और इसमें जो पिछड़े थे वो उपेक्षित थे। और उन्होंने कहा कि वही हाल दलितों में था। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो ओबीसी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, एक तरह से जो बहुजन राजनीति के एक नेता के रूप में वो अखिलेश यादव हैं। और वो माने जो पिछड़ा समाज है, चाहे दलित समाज है, इस बात को समझ रहा है। इसीलिए पिछले लोकसभा चुनावों में जो सफलता मिली
समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को, वो इसी। लेकिन आपको लगता है कि वर्तमान जो परिवेश है यूपी के राजनीति का, उसमें अखिलेश यादव अभी मान लीजिए एक दो दल के साथ हैं, छोटे छोटे, अभी जो वर्तमान परिवेश है उसमें अखिलेश यादव क्या यूपी की राजनीति अगर 27 की देखा जाए तो अकेले सफल हो जाएंगे वो, कि तमाम जो छोटे छोटे दल जैसे निषाद पार्टी है, ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव पार्टी है, और भी तमाम जो छोटी छोटी पार्टी है, उनका साथ जरूरी है, या उनके बिना भी ये 27 में सीएम बन सकते हैं, सत्ता में वापसी कर सकते हैं? अखिलेश यादव निश्चित रूप से 2027 में उत्तर प्रदेश की राजनीति में वापसी कर सकते हैं और अपनी सरकार बना सकते हैं। उसका कारण जो है वो ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता, चाहे वो किसी भी वर्ग की हो, हर तरह की जनता, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो नौकरी पेशा लोग हों, सभी उत्पीड़ित हैं। आपने देखा अभी एक पत्रकार की हत्या हुई, आपने देखा कि पुलिस के लोगों को अपमान झेलना पड़ रहा है, सत्ता के लोगों को एग्जाम नहीं करा पा रही है सरकार। कुंभ में जिस तरह से बताते थे कि 65 करोड़ लोग हैं, हालांकि वो सब झूठ था, लेकिन उसके बाद वो जब भगदड़ मची, स्टैम्पीड हुई, उसका आंकड़ा नहीं दे पाए। सारी जो वैज्ञानिक एजेंसियां हैं उन्होंने कहा कि कुंभ का पानी नहाने लायक नहीं है, लेकिन ये उसको लिपापोती इन्होंने कर दिया। ये कोई सुविधाएं नहीं कर पा रहे हैं। एक बार भगदड़ नहीं मची, कुंभ में मची, दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मची, रातों रात सबूतों को नष्ट कर दिया गया, रेल मंत्री ने कोई इस्तीफा नहीं दिया। तो ये ऐसे लोग हैं जो बिना शर्म की राजनीति करते हैं, और इस तरह की राजनीति में पारंगत लोग हैं, झूठ अफवाहबाजी की राजनीति। आपने 56 में 46 या 46 में 56 बोला था मुख्यमंत्री ने सदन में, उल्टा बोल गए थे वो। उनको बोलने का भी, आंकड़ों को बोलने का भी तरीका नहीं मालूम है। जबकि 69,000 टीचर्स की भर्ती जो है उत्तर प्रदेश में एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ों और दलितों का किस तरह से दमन किया जा रहा है। उनकी नौकरियां लूट ली गई हैं। सिंगल बेंच हाईकोर्ट के जज ने जजमेंट दिया, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ने कहा कि अनामली है, उसके बावजूद भी शर्म नहीं आती। ये डबल बेंच के जजमेंट को झुठलाते हुए सुप्रीम कोर्ट चले आए हैं। वो 5 साल से जिन बच्चों को नौकरी में होना चाहिए, वो दर दर की ठोकरें इको पार्क में खा रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं, ये जो पीडीए का समाज है, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, वो बहुत अच्छी तरह से समझ चुका है कि ये लोग हमारे अंतर्विरोधों का, हमारे रिलेशंस में जो दिक्कतें हैं उसका फायदा उठाकर हमारा और दमन और शोषण कर रहे हैं। तमाम जो मैं कहूँ अगर बहुजनों के जो नायक रहे हैं, जिनका एक संघर्ष रहा है, सामाजिक आंदोलनों में जो हिस्सेदारी रही है, या उन्होंने अपने समाज के लिए जो भी किया है, क्या उनके बारे में आज की जो युवा पीढ़ी है जो कहीं कहीं विश्वविद्यालयों में पढ़ रही है या स्कूल कॉलेज जा रही है, क्या वो उनके बारे में अगर जानेगी समझेगी तो अपने विचारधारा की तरफ लौटेगी, अपने लोगों की तरफ लौटेगी, या वो आज के परिवेश में जो कि हिंदू बनने की जो एक ललक है या हिंदू बनने की जो एक सांप्रदायिकता जो चल रही है उसमें वो बह जाएगी? नहीं, एक्चुअली हिंदू नैरेटिव जो है उसको इसलिए फैलाया गया है ताकि आप सारे, एक्चुअली आप अपने दुख दर्द को भूल के आपको बेवकूफ बनाया जा सके, सीधे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो। क्योंकि वो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, बताया जाता है कि 15% जो मुसलमान हैं देश में, उनसे देश की जनता को खतरा है। अरे भाई, हिंदू धर्म को खतरा है। हिंदू धर्म तो दुनिया का ऐसा बेहतरीन धर्म है जो कभी खतरे में आ ही नहीं सकता है, क्योंकि हिंदू धर्म जो है वो आपको इजाजत देता है कि आप एक हिंदू होते हुए नास्तिक भी हो सकते हैं, कबीरपंथी हो सकते हैं, शैव हो सकते हैं, वैष्णव हो सकते हैं, लिंगायत हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। वो इतनी आज़ादी देता है। तो जो आपका हिंदू धर्म है वो खतरे में कैसे? वो तो बहुत उदार है और फ्लेक्सिबल है, वो मानवता की बात करता है। वो कहता है तुमको जो अच्छा लगता है तुम प्रकृति की पूजा करो, मानो, और तुम अगर हिंदू के रूप में पहचाने जाना चाहते हो तो तुम्हारा स्वागत है। तो फिर ये हिंदुओं को बचाने कहाँ निकले हैं? ये इनफैक्ट हिंदुओं के दुश्मन है और हिंदुओं को खतरे में डाल रहे हैं, क्योंकि हिंदू कभी ऐसा नहीं था। हिंदू तो हमेशा मानवता के लिए खड़ा रहने वाला था। उसको ये लोग संकीर्ण बना रहे हैं, उसकी मानसिकता को, उसको ये लोग जॉम्बी बना रहे हैं, मानव बम बना रहे हैं, उसको ये लोग एक समाज के लिए खतरा बना रहे हैं। और इनकी विचारधारा खाली बस ताकि ये हिंदू मुसलमान के नैरेटिव को आगे फैला के उनका अंतहीन शोषण कर सकें और उसकी आड़ में सत्ता में बने रहें। यही उनका वो उद्देश्य है, जिसमें ये
कई बार तो सफल हो गया, लेकिन अब धीरे धीरे इन्होंने एक दूसरा तरीका अपनाया है कि अब इन्होंने धीरे धीरे करीब करीब आप देख लीजिए कि सत्ता की जो संरचना है उस पर कब्जा कर लिया है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला हो, चाहे वो पीएम केयर फंड जिसमें अरबों रुपए इकट्ठा हुए, उसका कहीं कोई आंकड़ा देने को सरकार तैयार नहीं, ना उस पर बात करती है, और बात करती है कि हम ट्रांसपेरेंट हैं और ईमानदार हैं। अब मैंने बताया आपको इलेक्टोरल बॉन्ड, जो पैसे इलेक्टोरल बॉन्ड में राजनीतिक पार्टियों को चंदे में मिले हैं उसमें सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं, वो 90% से भी ज्यादा हैं और वो 6000 करोड़ से ज्यादा हैं। तमाम करप्शन के मामले आ रहे हैं, चाहे वो जल शक्ति मिशन हो या फिर राफेल डील हो जिसमें 36 विमान खरीदे गए थे, कांग्रेस की यूपीए 2 सरकार, गंगा की सफाई वाला मामला, गंगा का सफाई का मामला हो, या फिर बेरोजगारी का मामला हो, या फिर जो सरकार की एजेंसियां हैं उनके अधिकारों के दुरुपयोग का मामला हो, सीईसी चीफ इलेक्शन कमीशन का मामला ले लीजिए, जिस तरह से नेता विपक्ष को धता बताते हुए, इग्नोर करते हुए नए चुनाव आयुक्त भावेश कुमार गुप्ता की नियुक्ति हुई है, जिस तरह से बार बार जो ईडी का डायरेक्टर रहा है उसको एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन दिया गया, और ईडी जिस तरह से जो पॉलिटिकल राइवल्स हैं, आंकड़े सामने हैं कि जितने भी ईडी ने केसेस उठाए हैं उसके 95% पिछले 10 सालों में ईडी ने जितने केसेस टेकअप किए हैं उसमें 95% विपक्ष के नेताओं से जुड़े हुए मामले हैं। तो क्या केवल विपक्ष के लोग ही अपराधी हैं, या विपक्ष के लोगों को डरा के धमका के राजनीतिक दबाव डाल के उनको मैनिपुलेट किया जा रहा है, ये मामला है। अब सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, सब पर ये आरोप लगते रहे हैं। कई जगह तो इनके अधिकारी ही करप्शन में लिप्त पाए गए और उन्हीं को दुर्दशा झेलनी पड़ी। तो ये आप समझिए कि ये जो सरकार है सत्ता की संरचना का, चाहे वो माने ब्यूरोक्रेसी हो, नौकरशाही हो, या फिर विधायिका हो, लेजिस्लेटिव हो, या फिर मीडिया हो। मीडिया, गोदी मीडिया तो नाम ही पड़ चुका है। मीडिया को उन्होंने अपने मतलब खरीद लिया है, और जो चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो ब्रॉडकास्ट मीडिया हो, सबको सबसे ज्यादा चंदा दिया गया है, सबको एक तरह का प्रश्रय दिया जा रहा है और उनसे अपने नैरेटिव को दिन रात बुलवाया जाता है। इसीलिए जो मीडिया है वो औरंगजेब की तो बात करेगा, लेकिन ये बात नहीं करता है कि अडानी के खिलाफ जो मामला था, जिसमें यूएस की ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मैंने न्यूयॉर्क की कोर्ट ने उनको सजा के लिए केस चलाना शुरू किया, उस पर कितने डिबेट हुए हैं? 500 डिबेट करते हैं ये आजकल। आप देखिए ना, हिंदू मुसलमान पे कितने डिबेट करते हैं, अंतहीन डिबेट हैं इनके। अच्छा, जो यूपी में यूपी में जो दलित है, यूपी में दलित की भूमिका 2027 में कैसे दिखती है? दलित क्या सोच रहा हुआ इस समय? मायावती जी जिस तरह से कहते हैं कि राजनीतिक शून्यता या राजनीतिक में जो उनकी जो चहलकदमी है वो कहीं ना कहीं कम है, व्यक्ति कम दिखाई देती हैं। चंद्रशेखर रावण एक नगीना के सांसद है, वो भी कहीं ना कहीं उभर रहे हैं दलित चेहरे के रूप में। अखिलेश जी जो पीडीए का नारा दिया उसमें वो दलित पर बहुत फोकस करते हैं। वो अयोध्या जैसी सीट पर उन्होंने अवधेश प्रसाद को टिकट दिया, मेरठ जैसी सीट पर जनरल सीट पर उन्होंने दलित को टिकट दिया। ये तमाम जो संदेश है, सियासी संदेश हैं, इन सबको देखते हुए 2027 में आप दलित जो वोट बैंक है उसको कैसे देखते हैं? क्या अपनी भूमिका निभाएगा वो? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो दलित समाज है वो पिछले 2 टर्म से उत्पीड़ित महसूस कर रहा है, और उसके वोटों को मैंने आरोप लगते रहे हैं कि तमाम तरह से प्रभावित करके उनके वोटों को लिया जा रहा है। अब जो आपने बात की कि दलित समाज, तो दलित एक ऐसी आइडेंटिटी है जो उत्तर प्रदेश में एक बड़ी आबादी है, 25% के आसपास है, 22% बताते हैं, 22-23 बताते हैं, वो बढ़ के 25 भी हो गई। तो उसमें आधी आबादी तो करीब करीब केवल एक जाति की है, जाटव जाति की, जिससे मायावती जी आती हैं। अब रही बात बहुजन समाज पार्टी की पॉलिटिक्स, तो जो बहुजन समाज पार्टी ने अपने को, चाहे वो बहुजन मुद्दे रहे हों या समाज के मुद्दे रहे हों, उससे डिसोसिएट किया है, उससे उनकी पार्टी की साख गिर गई। और पिछले लोकसभा चुनाव में तो उनका जो वोट प्रतिशत था वो गिर के 9% तक चला आया है। तो ऐसी स्थिति में अब एक तरह से देखा जाए तो जाटव जाति का कुछ वोट है उनके साथ, करीब करीब आधा से ज्यादा, और उससे भी उस जाति के लोग भी जो समझदार हैं वो कम से कम लोकतंत्र की रक्षा
और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कहीं ना कहीं उनसे दूर जाते हुए दिख रहे हैं। रही बात चंद्रशेखर रावण की, तो वो एक उत्साही युवा राजनेता हैं, लेकिन उनमें वो विजन नहीं है जो मान्यवर कांशीराम में थी। और बहुजन समाज पार्टी के लिए जो वैचारिक और आधार का काम किया वो मान्यवर कांशीराम जी ने किया। आरोप भी लग रहे हैं तमाम तरह के चंद्रशेखर रावण पे, लेकिन उनमें उत्साह ज्यादा और परिपक्वता कम है। उनको परिपक्वता से आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाके वो दलित समाज को या बहुजन समाज को लीड कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में और एक पॉलिटिकल पावर हो सकते हैं। तो अभी फिलहाल तो मुझे जो उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सिचुएशन दिखती है उसमें अखिलेश यादव एक बड़े विकल्प के रूप में दिखते हैं। चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो ओबीसी समाज हो, चाहे वो माइनॉरिटी हो, सभी उनको चुनना चाहते हैं या चुनेंगे। कारण ये है क्योंकि जिस तरह से लैटरल एंट्री के द्वारा ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन ला के, फिर सरकारी नौकरियों को कम करके, प्राइवेटाइजेशन को लागू करके, पब्लिक सेक्टर को खत्म करके, जिस तरह से चाहे वो आरक्षण की बात हो, प्रतिनिधित्व का मामला हो या फिर जीविका का मामला हो, बहुजन समाज और वंचित समाज का लगातार हमला किया बीजेपी ने, और इससे ये वर्ग बहुत चिंतित है। कुछ टर्म तक तो धर्म के अफीम के नशे में थे ओबीसी और दलित, लेकिन अब लंबे समय तक नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर लंबे समय तक वो इस नशे से दूर नहीं गए तो उनके सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। इसलिए वो वापस लौटेंगे और अखिलेश यादव के को सपोर्ट करके और 2027 में अखिलेश यादव जी की सरकार बन सकती है। वोट बट नहीं जाएगा। मान लीजिए कि चंद्रशेखर रावण की अपनी पार्टी है, बीएसपी में चुनाव लड़ेगी ही, कुछ अगर वोट बैंक ले जाए तो जो भी है, समाजवादी पार्टी अलग कर रही है, तो अगर वोटों का बिखराव होगा तो बीजेपी को तो फायदा ही है उसमें। नहीं, वोटों का जो बिखराव है वो बड़े लेवल पे नहीं होगा। जिस तरह से आप देखिए चंद्रशेखर रावण की, एक एक करके हम लेते हैं, उनका जो पॉलिटिकल एक्टिविज्म था, सोशल एक्टिविज्म था, सांसद बनने से पहले ज्यादा था, उसके बाद पूरा एक शांत हो गया है, वो किसी दिशा में नहीं है। और चंद्रशेखर रावण जो है एक तरह से बहुत सारे लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि उनकी जिस तरह से सुरक्षा बढ़ाई गई ठीक चुनाव से पहले, तो वो कहीं ना कहीं किसी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं, और इसमें वो इनइफेक्टिव हैं। तो इसलिए वोट उनके साथ जाए, एक आध सीट पे, 2-4 सीटों पर प्रभाव रहे, इससे ज्यादा एकदम नहीं होगा। दूसरी बात बहन मायावती जी की, तो वो तो उन्होंने खुद ही अपने आप को रिडंडेंट कर लिया है, कमजोर कर लिया है, और एक तरह से वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में उन्होंने अपने को निष्क्रिय कर लिया है, और इसलिए वो हो सकता है कि उनका पिछली बार से भी कम हो। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, किसी भी हालत में जो सबसे ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है वो ओबीसी तबके का है। आबादी ज्यादा है और रिजर्वेशन जो 27% का मिला है उसमें भी क्रीमी लेयर की वजह से उनको कुछ नहीं मिला है। तो अब उनको कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ रही है कि उनका रिप्रेजेंटेशन सत्ता में होना चाहिए, सत्ता की संरचना में होना चाहिए, तभी जाके वो और उनकी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुधर पाएगा। और इसके लिए उनको कहीं ना कहीं जो पीडीए का विकल्प है, पीडीए का जो नैरेटिव है, उसमें वो जाएंगे और जाते हुए दिख भी रहे हैं। ऐसा कोई कारण नहीं कि जिससे वो दूर जाएं। अब अगर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि ईवीएम के द्वारा या फिर ईवीएम में कोई मैनिपुलेशन करके जो चुनाव में एज ले रही है बीजेपी, जिस तरह से महाराष्ट्र में आरोप लगते रहे कि लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी संख्या में वोटर्स को जोड़ दिया गया। ये भी आरोप लगा कि उत्तर प्रदेश में कई लोकसभाओं में, मेरठ हो, फर्रुखाबाद हो या दिल्ली की चांदनी चौक हो, वहां पर कुछ जाति और धर्म के लोगों के वोटर लिस्ट से नाम ही काट दिए गए। आपने देखा, उस पर शक करने के पर्याप्त साक्ष्य हैं, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का उपचुनाव हुआ है उसमें मुसलमान और यादवों को ड्यूटी से हटा दिया गया, दूर दूर ट्रांसफर कर दिया गया। मिल्कीपुर में नया ये कहते हैं कि अखिलेश यादव जी और मायावती जी का शासन जो था वो जातिवादी था, जबकि ये खुद दुनिया के सबसे बड़े जातिवादी हैं। अच्छा, इस वीडियो को हम खत्म करते हैं यहीं पर। तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। एक आखिरी सवाल होगा कि जातिगत जनगणना कितना बड़ा अहम रोल रहेगा 2027 को लेकर के। अगर उसके पहले अखिलेश जी किसी भी तरीके से जो बहुजन आबादी है, अपने जो उनका वोट बैंक है, उनको कन्विंस कर लेते हैं कि जाति जनगणना जरूरी है, लोगों को समझा पाते हैं, तो 27 में कितना बड़ा मुद्दा बन पाएगा, जन आंदोलन के रूप में ये तैयार हो जाएगा ये मुद्दा।
नहीं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, अभी भी है। और जातिगत जनगणना की मांग जो इंडिया गठबंधन के दल हैं, अखिलेश जी का समाजवादी पार्टी, वो कर रहे हैं। लेकिन आपको इस पर लगातार निरंतरता बनाए रखने की जरूरत है। निरंतर इस पर बात करते रहने की बात है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि उसी से आर्थिक न्याय भी जुड़ा हुआ है, उसी से सोशल ऑडिटिंग का भी मामला जुड़ा हुआ है कि किसके पास क्या है, कितने दिनों से, कितने लंबे समय तक वो सत्ता की संरचना में रिप्रेजेंट करता रहा है। और वो अगर करता रहा है तो फिर मतलब जो वंचित जातियां हैं वो भी एक लंबे समय से वंचित हैं, तो उनको ऊपर लाने के लिए क्या रेमेडी की जा सकती है। जब तक आपके पास, जैसे आप अपने घर में खाना बनवाते हैं और कुछ लोग आए हुए हैं, लेकिन आप कुछ लोग मान के चलोगे तो आपको मालूम नहीं होगा कितने लोगों का खाना बनाना है, तो आप इसलिए संख्या पूछते हो कितने लोग हैं, कितनी रोटियां खाएंगे, तो उससे एक आइडिया बन जाता है, उसी के आसपास आप बनाते हैं और चीजें कम से कम माने कम ज्यादा भी होंगी तो आसपास ही होंगी। तो इसलिए न्याय तभी संभव है जब हमारे पास डेटा होगा, आंकड़े होंगे। आंकड़े तभी होंगे जब हम जातिगत जनगणना की बात करेंगे। जातिवाद के खात्मा भी उसी से होगा जब जातिगत जनगणना के द्वारा हम सोशल जस्टिस, जो तबके लंबे समय तक वंचित रहे हैं, उनको इंश्योर करेंगे। सोशल जस्टिस होगा, वो समृद्ध होंगे तो कोई भी उनसे शादी करना चाहेगा, और इसी तरह से जाति का बैरियर टूटेगा और जातिवाद भी खत्म होगा। यही वो तरीके हैं जिससे भारत वास्तव में विश्वगुरु बनेगा। तो बीजेपी कहती है ना कि जातिगत जनगणना से तो जातिवाद फैलेगा। नहीं, बीजेपी तो सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी है। वो क्यों नहीं बात करती है कि मंदिरों में डाइवर्सिटी की पॉलिसी लागू हो। मंदिरों में क्यों एक जाति, भाई एक जाति का अगर पुजारी होगा, भगवान सबके नहीं है, भगवान सबके नहीं है, भगवान की पूजा सब नहीं कर सकते हैं क्या? एक यादव के पास प्रतिभा नहीं है अगर वो मानने वाला है? एक छोटी जाति के व्यक्ति के पास नहीं है, निषाद के पास नहीं है, धानुक के पास नहीं है, साक्य के पास नहीं है, कुर्मी के पास नहीं है, तो पुजारी वो क्यों नहीं होंगे? तो सबसे बड़ा जातिवाद तो ये है कि जो जिसमें आपने व्यवस्था कर रखी है। अभी आपने देखा कि मध्य प्रदेश में देविका पटेल ने कथा करना शुरू किया तो जातिवादियों ने उनका विरोध किया। तो सबसे बड़ी जातिवादी तो बीजेपी खुद है, क्योंकि उसने कभी धर्म सुधार के लिए काम करना शुरू किया। सबसे बड़ी बात वो कहती है कि धर्म की रक्षा करेंगे, उसने जाति को खत्म करने के लिए काम क्यों नहीं शुरू किया? अरे धर्म बदल देंगे, धर्म बदलवा देंगे, ये करते हैं ना वो जाति क्यों नहीं बदलवा देते हैं? शूद्रों को, ओबीसी को क्यों नहीं क्षत्रिय और ब्राह्मण बना देते हैं, ताकि जातिवाद ही खत्म हो जाए। जो जाति के आधार पर उनका उत्पीड़न होता है वो तो कम से कम नहीं होगा। अगर आप जाति बदल दोगे, जब धर्म बदल सकते हो, धर्म बदलने की बात करते हो, परिवर्तन की बात करते हो, सबसे पहले जाति परिवर्तन करो ना, उससे तो और समरसता आएगी, बेहतर होगा भारत। तो वो सबसे बड़े जातिवादी हैं और वो जातिवाद फैला रहे हैं सिस्टमेटिक ढंग से, और वो सारे संरचना पर, सत्ता पर, धन पर कब्जा कर रहे हैं और लंबे समय तक के लिए उसको इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि उसके आधार पर वो सत्ता में लंबे समय तक बने रहें और जिससे वो अपना प्रिविलेज बचाए रख पाए। प्रिविलेज माने विशेषाधिकार। संजय निषाद यूपी में मंत्री हैं, मत्स्य मंत्री हैं, गोरखपुर से आते हैं, अपनी पार्टी उनकी निषाद पार्टी। उनका एक बयान आया है, अभी एक सभा में गए थे, उन्होंने कहा कि मैं इस ओहदे तक अगर पहुंचा हूं तो ऐसे ही नहीं पहुंचा हूं, मैंने 7 दरोगाओं के हाथ पैर तुड़वा करके यहाँ तक पहुंचा हूं, तो मैं बहुत गुंडा आदमी हूं, पुलिस वाले सावधान रहें। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश का एक मंत्री इस तरह का बयान दे रहा है जो लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ है। अब बताइए कि पुलिस के जो अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं, उनका मनोबल बढ़ेगा या टूटेगा? एक मंत्री जब उनके बारे में ऐसी सोच रखता है, ऐसी बातें कह रहा है, सबसे पहले तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि वो 7 दरोगा कौन है जिनको उन्होंने मारा पीटा है, अब्यूज किया है। उनके नाम बाहर आने चाहिए और इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इनको मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। तो ये वाकई क्रिमिनल लोग हैं, गुंडे हैं, और ये बता भी रहे हैं अपने स्टेटमेंट से स्वयं कि देखिए हम कितने बड़े गुंडे हैं कि 7 दरोगाओं को हमने सेट किया है, मारपीट के सही किया है। तो अब बताइए इससे बड़ा एविडेंस जो आदमी खुद दे रहा है क्या हो सकता है? इस पर तो सुप्रीम कोर्ट को भी कार्रवाई करनी चाहिए। अब प्रदेश के मुखिया जो हैं उनको भी कार्रवाई करनी चाहिए कि ऐसा मैंने क्रिमिनल कह रहे कि मैं जाकर के, एक्चुअली मामला ये था कि वो उनके कुछ कार्यकर्ता थे, शायद पुलिस उनको किसी मामले में उठा करके ले गई थी, तो कह रहे थे कि उनको छोड़ दो, नहीं तो मैं पूरे देश में आंदोलन कर दूंगा मैं, और ये बात मैं मुख्यमंत्री जी को जाकर के बताऊंगा, उनको सतत संज्ञान में लूंगा। और दूसरी बात ये भी बनी, इसका मतलब कि क्या मुख्यमंत्री जी को पता है कि मेरा मंत्री कैसा है
जरूर मत ऐसा बिना पता हुए वो उनके मंत्रिमंडल में ऐसा कैसे संभव है। तो मुख्यमंत्री महोदय को भी मालूम है, मुख्यमंत्री महोदय के ऊपर खुद मुकदमे थे जो उन्होंने स्वयं हटा लिए। तो पूरा मंत्रिमंडल ही इसी तरह का है। तो इससे जनता ये क्या भविष्य बनाएंगे दूसरों का, ये क्या प्रदेश को बेहतर बनाएंगे, ये क्या प्रदेश में परिवर्तन लाएंगे, आर्थिक हो चाहे सामाजिक हो चाहे सांस्कृतिक हो, ये इनके बस का है ही नहीं। ये बस अपने वर्ग का हित साध रहे हैं और इस हित में सोच रहे हैं कि लंबे समय तक हम वाकई जो एक बड़ा तबका है उसको हम बेवकूफ़ बना सकने में सफल होंगे। ठीक है, मेरे साथ डॉक्टर संदीप यादव हैं, इनसे बातचीत हुई, तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा किया। आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय देना मत भूलिएगा और आप सभी से अनुरोध है कि तार्किक बनिए और तमाम तरह की जो चीज़ें फैलाई जा रही है सांप्रदायिकता के नाम पर या किसी विशेष धर्म के ठेकेदारों द्वारा जो हेट स्पीच तमाम चीज़ें दी जा रही हैं उससे बचें। आप लोग पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें और अपने हक और अधिकार को जानें। अपने आपको जो महापुरुष रहे आपके समाज के उनके बारे में पढ़ें आप लोग, ये बहुत ज़रूरी है। और आने वाले समय में 27 का चुनाव है, उसको लेकर के हम लगातार तरह तरह के लोगों से बात कर रहे हैं, क्या राय है उनकी वो आप तक पहुंचाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जुड़ेगा हमारे साथ। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान जय संविधान, नमस्कार।